नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान में पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति पर कुल 3 वीडियो बनाएंगे हम। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति मतलब चुनाव कैसे होता है, शपथ कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है, बेसिक जानकारी आज लेंगे। दूसरे वीडियो में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति आखिर कार्य क्या करता है। और तीसरे वीडियो में जितने भी भारत में आज तक राष्ट्रपति हुए हैं सबकी लिस्ट देंगे, यानी कि सबका कार्यकाल भी बताएंगे कि कौन कितने वर्षों तक कब से कब तक था। तो 3 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो परीक्षा के भी दृष्टिकोण से बहुत ठीक रहेगा और आपके नॉलेज के लिए भी, अगर एक सामान्य नागरिक हैं, कोई भी परीक्षा आपको नहीं देना है, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, बहुत अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, अभी आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिए कि हमने क्या लिखा है, अभी आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। भारत की जो शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र के 3 आधार हैं जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। वो क्या क्या है? एक है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है जो विधि बनाती है, जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, उसको बोलते हैं विधायिका। इस विधायिका के बाद आता है कार्यपालिका, यानी कि जो कार्य करती है, विधि पर जो कार्य करती है। और तीसरे पर आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जो विधायिका ने विधि बनाई, कार्यपालिका ने कार्य किया, तो इन दोनों की तुलना करता है, यानी कि न्याय करता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होता है। तो ये 3 आधारभूत स्तंभ हैं लोकतंत्र के। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, बारी बारी से सब पढ़ेंगे। विधायिका भी पढ़ेंगे, न्यायपालिका भी पढ़ेंगे, न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्यपालिका। तो देखिए, संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक यानी कि मूल अधिकार तक पढ़ चुके हैं। भाग 4 नहीं पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम। भाग 5 पढ़ रहे हैं और भाग 5 का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। यानी अनुच्छेद 52 से शुरू होकर के अनुच्छेद 151 तक में जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब भाग 5 में आती हैं। और जो भाग 5 है उसका नाम है संघ, यानी इसमें पूरा संघ यानी कि भारत का वर्णन किया गया है। इसमें राज्यों का वर्णन नहीं है, यानी कि राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसका वर्णन नहीं है। यहाँ पर संघ का वर्णन है। संघ का मतलब इसमें आप संसद पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब पढ़ेंगे। तो अब इस भाग 5 में भी कई उपभाग हैं। तो पहला उपभाग है जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक, और इस भाग का नाम है कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। और इस कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो 1, 2, 3, 4, 5 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन सब को मिलाकर के कार्यपालिका बनती है। और इसका वर्णन यानी इन सब का वर्णन अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक में है। इतनी मोटी मोटी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति का। तो इसका मतलब कि अभी हम इन चारों को नहीं, अभी हम राष्ट्रपति को देखेंगे और राष्ट्रपति पर भी 3 वीडियो के माध्यम से हमारा राष्ट्रपति का पूरा वर्णन कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले भाग की। तो पहले आपको जल्दी से समझा दें कि 52 से 62 तक के बीच में मुख्य रूप से राष्ट्रपति का वर्णन है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेदों में राष्ट्रपति का वर्णन है, वो आगे आएगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना है, ये क्रम से है 52 से 62 तक। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है, यानी अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा गया है संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि राष्ट्रपति का पद
किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जितने भी प्रकार की शक्ति दी गई है, समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य करता है इसका पूरा वर्णन अनुच्छेद 53 में दिया गया है। तो यही हम सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे अनुच्छेद 53 को। अनुच्छेद 54 में है निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। और जितने लोग शामिल होते हैं वो लोग किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में है। ठीक, तो निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 और निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है कि राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है तब से लेकर के कितने समय तक वो रहता है, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 57 में लिखा है कि कोई भी राष्ट्रपति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसका वर्णन 57 में है। अनुच्छेद 58 में है योग्यता, यानी कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 59 में है सेवा शर्तें, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वगैरह सब कुछ 59 में वर्णन है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है ये सब आप 60 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, यानी कि महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है, इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है आप 61 में पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 62 में लिखा है कि रिक्तता की पूर्ति, यानी कि अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए या वह पद त्याग दे, अपने से रिजाइन दे दे या महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए तो तत्काल के लिए राष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 62 में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसी क्रम में इसे रट लेना है, याद कर लेना है। अब हम इसी को आपको विस्तार में एक एक पॉइंट को यानी एक एक अनुच्छेद को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं, यानी कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन है। तो देखिए इसमें एक सबसे पहली योग्यता यह है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वह 35 वर्ष का हो गया हो। अगला, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो का मतलब यह होता है कि वो किसी विभाग में अधिकारी न हो, कर्मचारी न हो, भारत की सेवा में, भारत सरकार की किसी सेवा में वो न हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर वह व्यक्ति मंत्री है, कहीं भी प्रधानमंत्री है या राज्यपाल है या उपराज्यपाल है या उपराष्ट्रपति है, तो ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता, यानी कि इन पदों पर रहते हुए व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा योग्यता यह है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य, आप जानते हैं लोकसभा सदस्य बनने की जो जो योग्यताएं हैं उसमें से एक योग्यता ये भी है कि लोकसभा का चुनाव वही लड़ सकता है जिसकी उम्र 25 वर्ष हो। तो यहाँ पर 35 वर्ष है, तो ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष वाला ही चुनाव लड़ेगा, नहीं, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो उसमें और योग्यता है, जैसे कि किसी न किसी लोकसभा के निर्वाचक जो मंडल होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ इसका नाम होना चाहिए। भारत में जितने भी लोकसभा के क्षेत्र हैं तो चुनाव कौन लड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं निर्वाचन क्षेत्र में नाम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ेगा उसका भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में नाम होना चाहिए। ये है राष्ट्रपति की योग्यता। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहीं भी संविधान में स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की शिक्षा वाली योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी वह कितना पढ़ाई लिखाई किया हो, इसका कोई भी वर्णन नहीं है। इसका मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा कभी होगा नहीं कि एक अनपढ़ व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन संविधान में कम से कम तो नहीं लिखा गया है। तो ये है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। अब देखिए समझते हैं कि अनुच्छेद जो 54 में है निर्वाचक मंडल,
निर्वाचक मंडल यही चुनाव कराता है राष्ट्रपति का। यानी कि कौन कौन से निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब आप जानते हैं कि संसद के दो भाग होते हैं ना, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इसका मतलब कि लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी कि जिनका चुनाव होता है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और लोकसभा में ही दो लोगों का ऐसा होता है, वो मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा है उसमें भी चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन 12 सदस्यों को वर्तमान में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वो जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनका चुनाव नहीं हुआ है, सीधे बिना चुनाव के ही राज्यसभा में आ गए हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसीलिए स्पष्ट लिखा गया है कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब क्या हुआ? भारत में जितने भी राज्य हैं, मुख्य राज्य, सब जगह विधानसभा है। तो विधानसभाओं में भी सभी का लगभग चुनाव होता है। एक विधानसभा सदस्य का चुनाव नहीं होता, उसको मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल मनोनीत करता है ना। तो उसको छोड़ करके बाकी सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, यानी कि वोटिंग करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे भाग नहीं लेंगे, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों और चाहे गैर निर्वाचित सदस्य हों। केवल विधानसभा के भाग लेंगे सदस्य निर्वाचित। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी, आप जानते हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी विधानसभाओं का सृजन किया गया है। तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो यहां पर हमने 3 यूनिट लिखा है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अब कौन शामिल नहीं होगा? तो संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य भी शामिल नहीं होंगे। वो चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत हो, दोनों शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दिल्ली पांडिचेरी में भी विधानसभाओं में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भी शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा भारत की जो आम जनता है, वो भी कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होगी, वर्तमान में जो निर्वाचक मंडल का जो नियम है उसके तहत। तो मुझे लगता है कि अब आप अनुच्छेद 54 में जो निर्वाचक मंडल का वर्णन था, वो आप समझ गए। अब आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, यानी कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। ये तो है कि इतने लोग वोट करेंगे, निर्वाचित करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो निर्वाचन की रीति बोला जाता है उसे, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 55 में। तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आज ही यहीं बताने लगूंगा तो सारा समय यही खा जाएगा। इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। इसमें लिखा गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, मतलब सीधे जनता भाग इसमें नहीं लेगी। इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली,
और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये तीनों शब्द का मतलब क्या होता है जिसके तहत निर्वाचन की रीति बनाई गई है, इसको हम एक वीडियो में आपको स्पष्ट बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56, अभी आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल है। मतलब कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा उसका कार्यकाल क्या होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद सृजित किया गया है वह 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। 5 वर्ष जैसे ही पूरा होने वाला होगा उसके पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिया जाएगा। और यह व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण के लिए नहीं आ जाता। यानी कि नया राष्ट्रपति जब तक नहीं आएगा तब तक ये रहेंगे, लेकिन समय है 5 वर्ष तक। अब इसके अलावा है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में लिखा है कि पुनः निर्वाचित, यानी कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया वह दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। अब तिबारा चुनाव लड़ सकता है या चौथी बार चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कोई भी प्रावधान उसमें संविधान में नहीं किया गया है। सिर्फ इतना लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति है वह फिर से चुनाव लड़ सकता है। तो अभी तक पूरे भारत के इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा कोई भी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है, सब लोग एक बार ही राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि वहां कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और वहां कार्यकाल 4 वर्ष तक है। तो हमारे यहाँ भी नैतिक धर्म ये बन गया है कि व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ता है, इससे ज्यादा नहीं। अगला अनुच्छेद आता है 60, जिसमें लिखा गया है शपथ, मतलब राष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेता है। तो स्पष्ट इसमें लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसको शपथ दिलाया जाता है। और शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो इनके बाद जिनका स्थान आता है यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित हैं वो आ सकते हैं तो वो शपथ दिलवाएंगे। अगर वो नहीं आए तो उनके बाद जिनका स्थान है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश वो शपथ दिलवाएंगे। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है, संविधान की रक्षा करेगा, वो है ना, लोगों जनता की सेवा करेगा। तो इस प्रकार से निष्ठा व्यक्त करता है संविधान के प्रति अनुच्छेद 60 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान किया गया है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को इस प्रयोजन के द्वारा उसको हटा दिया जाता है पद से। तो इसके लिए कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव। इसके लिए वहां के 1/4 सदस्य स्वीकृति देंगे। जैसे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं तो उसका 1/4 जितने होते हैं वे अगर स्वीकृति देंगे कि हाँ हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए मतलब बाध्य हैं, हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो ये प्रस्ताव वहां लाया जाएगा। और अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है पहली बार तो जितने मेंबर हैं वहां पे उसका 1/4 सदस्य यानी कि 25% सदस्य स्वीकृति देंगे, तब वहां कार्यवाही चलेगी। तो जिस सदन में कार्यवाही चलेगी उस सदन के 1/4 सदस्य अगर स्वीकृति देंगे, स्वीकृति के बाद उस सदन के
जितने भी सदस्य हैं, सदस्यों का 2/3, साधारण भाषा में आप समझिए, जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, चाहे राज्यसभा में लाया जाए चाहे लोकसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। राज्यसभा में अगर लाया गया तो वहां पर राज्यसभा में उस समय जितने मेंबर हैं उनका 25% लोग हाँ करेंगे कि हाँ, मतलब ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, तब वहां पे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। ये महाभियोग प्रस्ताव लाया कब जाता है? जब लगता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है, अर्थात वह संविधान की बातों को नहीं मान रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जब ऐसा विदित हो जाए तब किसी भी सदन में लाया जाएगा। तो जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 1/4 सदस्य हामी भरेंगे। उसके बाद उस सदन में जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य यानी कि 66% सदस्य अगर इस महाभियोग प्रस्ताव पर स्वीकृति देंगे, वोटिंग करेंगे, तब उस सदन में ये पास माना जाएगा। फिर ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जैसे राज्यसभा में पास हुआ तो अब लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा में अब वहाँ 1/4 से मतलब नहीं है, अब वहाँ पर फिर से 2/3 लोग स्वीकृति दे देंगे महाभियोग पर, तो महाभियोग को पास माना जाएगा और फिर राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। लेकिन ये महाभियोग का प्रस्ताव पूरे भारत के इतिहास में अभी तक कभी नहीं लाया गया है। महाभियोग के बाद एक अनुच्छेद बचता है 62। इसमें लिखा गया है रिक्तियां, रिक्तता। मतलब जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति त्याग दे दे, त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। फिर जैसे ही उपराष्ट्रपति ये त्याग पत्र पाता है वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। तो ये है प्रक्रिया। तो एक सिस्टम ये है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या फिर अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु ही हो जाए तब भी पद रिक्त हो जाएगा, जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय में हुआ है। जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी उनकी। तो त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, या फिर किसी कारण से लंबे समय से अनुपस्थित हो, यानी बीमारी के कारण या किसी और कारण अनुपस्थित हो, तब भी राष्ट्रपति का पद एक तरह से खाली है क्योंकि काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अनुच्छेद 62 में ये नियम बताया गया है कि जैसे ही राष्ट्रपति इनमें से किसी कारण से पद को रिक्त करेगा, सीधे उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा और यह राष्ट्रपति कार्यवाहक होगा। और ये कब तक होगा? तब तक के लिए होगा जब तक के लिए कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न करा लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आज 10 जनवरी को राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई अचानक, तो 10 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 जुलाई के पहले चुनाव हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। यानी जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, रिक्त होने के तत्काल बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, कार्यवाहक, और 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और फिर से जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा और जो व्यक्ति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल तक के लिए रहेगा। तो पहली स्थिति है कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाए, और अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश से नहीं है तो भारत के चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। अभी तक के भारत के इतिहास में एक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बने हैं, वो हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली अहमद। तो पहला वरीयता उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको मौका दिया जाएगा राष्ट्रपति बनने का। तो ये है रिक्तियों को भरा जाना। तो आज हम लोगों ने पहले भाग में सिर्फ ये समझा कि
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, शपथ कौन दिलवाता है, महाभियोग का प्रस्ताव कब लाया जाता है, कौन लाता है, और राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है तो किस प्रकार भरा जाता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। अब थोड़ा सा आपको मैं और समझा देता हूं कि जो राष्ट्रपति होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की कार्यपालिका है उसका ये प्रधान होता है, यानी कि भारत की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं, और राष्ट्रपति संविधान के तहत खुद अपने मर्जी से या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की मर्जी से, इसके लिए मंत्रिपरिषद होती है, उनकी सलाह पर पूरा ये काम करता है। तो ये सब हम आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे।